ठीक है, सो लेट अस रिज्यूम अवर टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब लास्ट क्लास में हमने ये सारी बातें देखी थी। हमने नेबुला देखा था, है ना। हम हमारे नेबुला के अंदर बहुत ज्यादा हीट थी, हमने ये देखा था। हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम कर रहे थे, जिसकी वजह से अगेन ग्रेविटी लग रही थी, हीट थी, बहुत फ्रिक्शन थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर था कि नहीं? टेम्परेचर था और प्रेशर था। फिर हमने देखा जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, अगर मैं कलर चेंज कर लूं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पिक्चर में आ गए। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करेंगे? डिके करेंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी ना। ये टाइम के साथ साथ चल रहा है ना, जैसे जैसे एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी पिक्चर में आ रहे हैं। तो ऑन एंड ऑल अब मेरे पास एक अर्थ है। अब मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? मैं हेडन वाले टाइम की तरफ आना चाह रहा हूं। धीरे धीरे अर्थ बन गया है, ठीक है। हमने याद है हेडन में हेड लाइन कंडीशंस बोला था, यहीं से ड्राइव होंगी वो कंडीशंस, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मिलके दे ऑल आर गिविंग राइज टू व्हाट? ये सारी चीजें मिलके अगर मैं बोलूं ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है? ठीक, प्रोड्यूस कर रही है। तो इस हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? मेल्टिंग स्टार्ट हो गया, मेल्टिंग स्टार्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे अर्थ के अंदर आयरन है, निकल है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, यूरेनियम है, लेड है, थोरियम है। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब मैं मेल्टिंग करना स्टार्ट करूंगा, तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो वाले एलिमेंट्स पहले मेल्ट कर जाएंगे, प्लस जो एलिमेंट्स भारी होंगे वो मेल्ट करके नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये दो चीजें बहुत क्लियर है दिमाग में। भाई जिसका वजन भारी है मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद एक बल्बस मेल्ट बनेगा, एक एक गुब्बारा टाइप बनेगा कुछ, और या आप समझ लो एक इकट्ठा एक सॉलिड प्लूम सा बनेगा, और क्योंकि वो बहुत भारी होगा तो नीचे जाएगा। या फिर इसको मैं अगर दूसरे टर्म्स में लिख दूं, इसको मिटा दूं, इसको इरेज कर देते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भाई अपने पास एक पूल है, ठीक है। इस पूल में मेरे पास दो तरीके के एलिमेंट्स हैं, एक लाइट एलिमेंट्स है, एक हैवी एलिमेंट्स है, ठीक है जी। मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को मेल्ट किया, पिघलाना चालू किया। कैसे पिघलाया मैंने? क्योंकि मेरे पास बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई प्रेशर है, दोनों चीजें हैं मेरे पास, तो कोई दिक्कत आ नहीं रही अपने को। तो क्या होगा? तो क्या एक ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पे मैं देखूंगा कि मेरे जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो बॉयंसी की वजह से, हाँ वजन कम है ना, बॉयंसी की वजह से वो क्या होंगे? सरफेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। और जो मेरे हेवियर एलिमेंट्स हैं वो अपनी डेंसिटी की वजह से, अपने वेट की वजह से वो नीचे सेटल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, सेटल डाउन करेंगे। इस बात में किसी को दिक्कत है तो बताओ? ठीक है। अब इसी प्रोसेस में कुछ कुछ हैवियर एलिमेंट्स, हमने क्या लिखा? मैंने ऊपर नीचे क्या लिखा है? ये मेरे लाइट एलिमेंट्स थे और ये मेरे हैवियर एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या कर पा रहा हूं? अगेन मैं किस चीज की बात करना जा रहा हूं यहाँ पे? मैं बात करने जा रहा हूं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? सिंपल सादा सा मतलब है, जैसे क्लास में भी मैं एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं हम लोग सब बच्चे क्लास में बैठे हैं, एकदम तितर बितर होके बैठे हैं क्लास में, ठीक है। और अचानक से कोई ऐसा टीचर आता है जो कि बहुत खड़ूस है। अब ये बहुत खड़ूस टीचर जनरली बहुत सारे बच्चों को पसंद आते नहीं आते ना। तो ज्यादातर बच्चे क्या कोशिश करेंगे? पीछे चले जाते हैं। कुछ पढ़ाकू बच्चे होंगे चार पांच जो टीचर्स के आपके कैंडी होते हैं हमेशा, वो बच्चे आगे आके बैठ जाएंगे। तो एक क्लियर क्या हो गया? एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। आप क्लियरली बोल दोगे क्योंकि ये जो टीचर था ये उन सब बच्चों को नापसंद था, वो सारे बच्चे दूर चले गए, और जो बच्चे पसंद थे वो आगे आके बैठ गए। तो एक डिफरेंशिएशन हो गया, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यही सेम चीज हुई थी कब?
जब मेरा सोलर सिस्टम बना था, तो प्लैनेट्स ने डिफरेंशिएट करना चालू किया। जिनकी एफिनिटी थी सन की तरफ, जिनकी एफिनिटीज थी रिफ्रैक्टरी मिनरल्स वाली, वो आगे कंडेंस होना स्टार्ट हुए। जो सन की नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सोलर विंड्स ने दूर फेंका, वो सारे जोवियन प्लैनेट्स दूर गए। एक डिफरेंशिएशन ये हुआ। अब विद इन द प्लैनेट्स भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। भाई प्लैनेट बना, ठीक है, कोई भी एक प्लैनेट बना, अभी पर्टिकुलरली हम अर्थ की बात कर रहे हैं। अब उसके अंदर हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें हैं। तो अगेन एक डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसके बेसिस पे हो रहा है? डेंसिटी के बेसिस पे हो रहा है, वेट के बेसिस पे हो रहा है। ठीक, हैवियर मेटल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, लाइटर मेटल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक मेल्ट बना दिया जहां पे सब कुछ पिघला हुआ है। अब जो जो भारी चीजें वो नीचे चली जाएंगी, हल्की हल्की चीजें ऊपर आ जाएंगी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं ना, इसके अंदर एक, इस कलम से लिखते हैं। यहीं पे हैवियर एलिमेंट्स में ना कुछ और एलिमेंट्स थे, जैसे कि गोल्ड, लेड, यूरेनियम। ये सारे एलिमेंट्स आपको पता है हमें क्रस्ट में मिलते हैं देखने को, लेकिन ये हैवियर एलिमेंट्स हैं, तो नीचे बैठ जाना चाहिए। तो ये एलिमेंट्स स्कैवेंज्ड आउट हो गए। स्कैवेंज्ड आउट का मतलब, जैसे जैसे नहीं हम आइसक्रीम को निकाल देते हैं ऐसे खुरच के, क्यों निकल गए ऐसे ये? क्योंकि ये वाला मेल्ट जब ऊपर जा रहा था ना, जब ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो ये इस मेल्ट में डिसॉल्व हो गए। क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए, क्योंकि ये सॉल्युबल है। ये सारे सॉल्युबल थे इस मेल्ट में। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले मेल्ट में घुल गए ये। हालांकि ये इनका वजन ज्यादा था, लेकिन होता नहीं है कि जब ऊपर जा रहे हैं एक आदमी, एक हल्कू से आदमी को पकड़ लिया, उसे भी अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, वैसा सा कुछ हो गया ये। तो ये ऊपर वाला जो हल्के एलिमेंट्स का मेल्ट था, ये किसी तरह से बेचारा जाके उनमें मिल गया और अपने भारी वालों से दूर होके चला गया। इसीलिए ये वाले सारे एलिमेंट्स हमारे स्कैवेंज्ड आउट होके यहाँ सरफेस में आ गए। अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, जब हम पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री एक एक की, तब ये वाली बात याद आएगी। क्लियर? तो इसी प्रोसेस को, भाई साहब, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसमें कोई डाउट? ठीक है, मिटा दें इसे। तो बेसिकली ये अगर मेरा अर्थ था, ठीक है, तो इसके अंदर हाई टेम्परेचर प्रेशर था, धीरे धीरे सेटल डाउन होगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि एक बन गया कोर, एक बन गया मेरा मेंटल, और एक बन गया मेरा क्रस्ट। ठीक, ये बात समझ में आई? किसके बेसिस पे हुआ ये? एक, ये दो, ये तीन, ये बंटवारा किसके बेसिस पे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आई? इसीलिए इस, ये जो थ्री लेयर्ड मॉडल है, थ्री लेयर्ड मॉडल, इसको हम बोलते हैं दीज आर द केमिकल लेयर्स ऑफ द अर्थ, या फिर केमिकल डिफरेंशिएशन की वजह से ये जो तीन लेयर्स बनी, इसे केमिकल लेयरिंग बोलते हैं, या फिर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हैं। केमिकल लेयरिंग ऑफ अर्थ। ये बात समझ में आती है नहीं? पहला पॉइंट ये है, टू बी नोटेड। ठीक, तो ये कहानी कहां से शुरू करी थी हमने, अब हम धीरे 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 कहां पे आ रहे हैं? हेडन में घुस गए अब हम। ठीक है, टाइम स्केल ध्यान रखना है। 13.7 बिग बैंग से शुरू किया, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत भारी, टाइम बना, मैटर बना, एंटी मैटर बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन्स बने, क्लाउड डस्ट बना, फिर प्लैनेटेसिमल थ्योरी आई। प्लैनेटेसिमल थ्योरी के अंदर क्या हुआ? वो डिस्क बनी, रोटेशन की वजह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ, प्रोटोसन बना, टी टॉरी स्टेज आई, प्लैनेट एक्रीशन हुआ, प्लैनेट्स बने, डिफरेंशिएशन हुआ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने, जोवियन प्लैनेट्स बने। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद की कहानी, फिर तीन चार थ्योरीज और थी, प्लैनेटरी मोशंस थे, केपलर्स लॉ थे। उसके बाद हम हमारे अर्थ के ऊपर कि ठीक है, इतनी गर्मी इकट्ठी हो गई रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, नेबुला की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, प्रेशर टेम्परेचर इतना जनरेट हो गया, सब कुछ पिघल गया। पिघल गया तो भारी चीजें नीचे सेटल हो गई, हल्की चीजें ऊपर आ गई, लेयर बन गई। दो, एक नीचे वाली लेयर को हमने कोर बोल दिया, ऊपर वाली लेयर को मेंटल बोल दिया। अब धीरे 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 इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एक क्रस्ट बनेगा। कौन सा क्रस्ट है? ये प्रिमिटिव क्रस्ट है। ठीक है ना, पूरे अर्थ के बाहर छोटू 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 प्रिमिटिव क्रस्ट बनेंगे, तो क्या बनेगा? वाल 12 सुपर कॉन्टिनेंट आएगा।
फिर उसके बाद यूआर सुपर कॉन्टिनेंट आएगा। ये पतले पतले से क्रस्ट, फिर क्या होगा, टूट जाएंगे ये क्रस्ट, ये टूटेंगे, नीचे जाएंगे, इनके ऊपर पानी होगा, पानी लेके नीचे जाएंगे। तो अब जो मेल्ट होके नई क्रस्ट ऊपर आएगा, ये वाला क्रस्ट ज्यादा बॉयंट होगा। ज्यादा बॉयंट मतलब भाई पहले क्रस्ट बना था किससे बना था, आप समझ रहे हो ना ये बात, दूध को उबाला उबाला उबाला, एक पतली सी मलाई बन गई उसके ऊपर, ठीक है। अब ये मलाई दोबारा नीचे जाएगी। अब अगर इस मलाई के अंदर मैं पानी मिला दूं, तो अब जो नीचे जाएगी और ये फिर से पिघलेगी और फिर से सॉलिड होके ऊपर आएगी, तो ज्यादा बॉयंट होगी क्योंकि इसमें पानी मिला हुआ है। तो यही हाल हमारे क्रस्ट के साथ हुआ। जो प्रिमिटिव क्रस्ट नीचे गया, मेंटल के अंदर गया, इस बार क्रस्ट था एक तो कम डेंसिटी वाला माल था, पहले पानी लेके गया अपने साथ, और कम डेंसिटी हो गई तो बॉयंट हो गया, तो ज्यादा ऊपर रह सका, ज्यादा दिन तक ऊपर रह सकता और थिकनेस बना पाया। ग्रेजुअली धीरे 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 फिर हमारा प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट होगी। अभी हमारा वर्टिकल आएगी, ये सब पढ़ेंगे हम, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होगा। तो प्रिमिटिव क्रस्ट तक हमने कहानी अपनी बना ली, ठीक है। तो हमने मैकेनिकल लेयरिंग पढ़ ली, ठीक है जी, केमिकल लेयरिंग या फिर मैकेनिकल लेयरिंग बोल देते हैं इसको। अब एक और लेयरिंग है अर्थ की, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ उस लेयरिंग के बारे में, ताकि ये वाला टॉपिक ना यहीं पे खत्म हो जाए। हालांकि मैं एक एक करके आपको लेयरिंग समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो ये डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा। क्या है ये डायग्राम, जैसे हमारा केक होता है ना, केक, केक में हम इस तरीके से एक स्लाइस काटते हैं, तो हमें सारी लेयर्स दिखती हैं केक के अंदर, एक स्लाइस आता है ना, ये जैसे मेरा केक था, अगर मैंने मान लो ऐसे करके काट दिया, ठीक है, अब आप इसको 3D में देखने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं, हमने एक पीस निकाल। तो जी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या है मेरा, ये है मेरा क्रस्ट, ठीक है। अभी मोटी मोटी लेयरिंग समझा रहा हूं सिर्फ पहले। क्रस्ट के बाद क्या आएगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये वाला पूरा पार्ट मेंटल, ठीक। फिर उसके बाद चलो इसको लाल से बना देते हैं, ये यहां तक, यानी कि ये पूरा, ये पूरा क्या है, ये है मेरा कोर, ठीक है। एक एक चीज जो इसमें लिखेंगे हम वो इंपॉर्टेंट है। 6370 पूरे क्रस्ट की थिकनेस मान लेते हैं हम लगभग लगभग 70, 40 से लेके 70 किलोमीटर, ठीक। ये हमारा 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है बॉस। इतनी बात समझ में आती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुरानी ही बात को चालू कर रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। कोर को हमने देखा था दो पार्ट्स है, एक है मेरा आउटर कोर, एक है मेरा इनर कोर, ठीक है। इतनी बात तो हमने पढ़ ली थी, आउटर कोर मेरा लिक्विड है और इनर कोर मेरा सॉलिड है, ठीक है ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बाउंड्री भी कर लेते हैं। इसकी बाउंड्री है 5150 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी यहां लिख दो, इसको हम यहां लिख देते हैं साथ में ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। 6370। सवाल आते हैं, हर चीज पे सवाल आते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है जी। अच्छा, अब जो मेरा मेंटल है, मेंटल के अंदर एक खेल है। क्या खेल है, सॉरी सॉरी, क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट भी ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ऊपर वाला क्रस्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नीचे वाला है ओशियनिक क्रस्ट। सबको पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, येलो से लिख देता हूं इसको, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है ना, इन दोनों के बीच की बाउंड्री कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ये लगभग लगभग मेरी 40 किलोमीटर के पास आती है। अब वैसे ये कहना, ये एक ना वेग स्टेटमेंट है, इसको नहीं लिखते हम, इसको मैं नहीं लिख रहा अभी। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि कहीं कहीं पे हिमालय 8 किलोमीटर तक है ऊपर, फिर नीचे जा रहा है कॉन्टिनेंट, 8 है तो नीचे 80 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस। कहीं कहीं पे जब मैं बे ऑफ बंगाल में जा रहा हूँ, क्रस्ट एकदम पतला हो गया, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस बहुत कम है। तो एक एवरेज वैल्यू में अभी नहीं लिखवा रहा आपको इसकी, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे डिटेल में आइसोस्टेसी के अंदर, तब मैं आपको उसकी एक वैल्यू बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं ये समझ लेता हूँ, इतना समझ लो आप कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसे हम बोलते हैं सियाल, क्योंकि वो सिलिका
अल्यूमिनियम से बना है, और ओशनिक क्रस्ट को हम बोलते हैं सीमा, क्योंकि वो सिलिका, मैग्नीशियम, इन सबसे बना है, हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है, अभी के लिए एक डिफरेंस ये समझ लेते हैं। ठीक है, फिर एक एक खेल और हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, इस मेंटल के भी दो हिस्से हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं हम अपर मेंटल, नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर मेंटल। ठीक है जी, अपर मेंटल का एक नाम है एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर। इसी तरह से नीचे वाले का एक नाम है, उसे बोलते हैं मीजोस्फीयर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब इसकी भी हम बाउंड्री ले लेते हैं, ये है कुछ 700 किलोमीटर। ठीक है जी, अब एक पार्ट और रह गया बस, इसमें एक चीज बतानी और रह गई है, क्या ले लो, ब्लू ले लो, ब्लू ले लेते चलो। अपर एस्टेनोस्फीयर यानी कि अपर मेंटल, यहाँ पे ये अपर वाला पार्ट लगभग लगभग कहां तक, 200 किलोमीटर तक, ये कहलाता है लिथोस्फीयर। ये प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट का काम करता है लिथोस्फीयर, मेंटल का हिस्सा है, अपर मेंटल का हिस्सा है। ठीक है, रिजिड पार्ट है, हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम से आते हैं सवाल सबसे ज्यादा, इसलिए पहले एक बार इसको खत्म करते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की भी बाउंड्री लिख दूं, लिखते ही है, क्या दिक्कत है। ये लिथोस्फीयर की बाउंड्री है 200 किलोमीटर, 150 से लेकर 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 लिख देते हैं फर्दर टाइम। ठीक है जी, आपको ये सारे मैंने क्या लिखवा दिए यहाँ पे, ये सारे इनकी डेप्थ लिखवा दी मैंने। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान देना सब। देखो भाई, ये जो पहली बाउंड्री है, ध्यान से देखना, किस किस के बीच में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। चाहे तो यहां पे लिख देते हैं हम, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट के बीच की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉनराड, कॉनराड, यानी ये बाउंड्री हो गई मेरी कॉनराड। ठीक है जी, दूसरी बाउंड्री क्या है मेरी, पूरा क्रस्ट और मेंटल बाउंड्री, क्रस्ट और मेंटल, ये वाली, ये जो 70 किलोमीटर पे है, इसे हम बोलते हैं मोहो, एक्चुअली मोहरोविसिक, मोहरोविसिक साइंटिस्ट थे, मोहरोविसिक। यानी कि मैंने क्या बोला आपको, ये पूरा मेरा क्रस्ट था ना, क्रस्ट, और ये बीच में मेरा मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री को मैंने क्या बोला, मोहो। ठीक है बॉस, ये क्लियर है, क्लियर है। अभी मैं आपको रटने का तरीका बता दूंगा, एक बहुत इजी सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये जो 700 किलोमीटर वाली बाउंड्री है, यानी कि अपर और लोअर मेंटल को सेपरेट करती हुई, इसको हम बोलते हैं रेपिती, रेपेती। यानी कि मेंटल में अगर मैं यहां डाल दूं, ये रहा भाई साहब अपर मेंटल, ये रहा लोअर मेंटल, तो इनको अलग करने वाली बाउंड्री का नाम है रेपिती। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूरा मेंटल और कोर की बाउंड्री, ये 2900 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्यूटेनबर्ग, इनके बारे में हम जानते हैं, है ना। यानी कि ये मेरा मेंटल है और ये मेरा कोर है। ठीक है बॉस, तो मेंटल और कोर के बीच की बाउंड्री को हम क्या बोल रहे हैं, ग्यूटेनबर्ग, ग्यूटेन BERG बर्ग। ठीक है, एक बाउंड्री और बच गई, कौन सी है वो, इनर और आउटर कोर की बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, इनर और आउटर कोर 5150, इसे हम बोलते हैं लेमैन, लेमैन। यानी कि ये जो मैंने कोर बनाया, इस कोर में भी दो हिस्से हैं ना, एक है आउटर कोर, एक है मेरा इनर कोर, इसके बीच की बाउंड्री को हम बोलते हैं लेमैन। ठीक है जी, ठीक, कॉनराड, मोहो, रेपिती, गुटेनबर्ग, लेम। मैं आपको इसको रटने का तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई लोड लेने वाली बात है ही नहीं। क्या, CMRG
एल। अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सारे सीएम मिल गए राहुल गांधी जी के साथ और सबके सब चुनाव हार गए। तो सीएम प्लस राहुल गांधी लॉस्ट। मैं ऐसे याद रखता हूं इसको, कैसे? सीएम प्लस राहुल गांधी एंड लॉस्ट द इलेक्शन। सीएम प्लस राहुल गांधी, राहुल गांधी लॉस्ट। आप जैसे चाहे याद रख सकते हो। सी कॉनराड, मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग, लेमैन। इसके ऊपर इतने सवाल आते हैं हर एक एग्जाम में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। आप आराम से इसका फोटो ले लो, आराम से आप इसको एक बारी देख लो और कर लो, फिर हम चर्चा आगे बढ़ा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्लासिफिकेशन का, जो भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, देख लो एक बार। बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ ये याद रखना मुश्किल है, इसे थोड़ा वक्त बिताओ इसके ऊपर, अगली क्लास में कहानी आगे बढ़े।